हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि बेटा आप सब देख सकते हैं कि आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ 10th क्लास, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं 30 मिनट्स में। हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे बेटा। बहुत मजा आने वाला है हमारे इस सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बेटा सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं बेटा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, पर जो पानी है, जो वाटर है, वो आग बुझाता है। इट पुट्स आउट फायर, वो आग को बुझाता है। अगर बेटा एक और एग्जाम्पल देखें, Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। बेटा हमारा जो Na है, सोडियम है, वो हार्मफुल है, पॉइजनस है। अगर हम Cl2 की बात करें, ये एक पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, ये भी हार्मफुल है। बट इन दोनों के बेटा मेल से जो चीज बनती है NaCl, वो तो भाई उसके बिना हमें हमारा खाना भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो NaCl है जो कि हमारा क्या है, सॉल्ट है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स क्या हैं? इन दोनों एग्जाम्पल्स में बेटा ऐसी चीजें बन रही हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो नई चीजें बन रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग, NaCl की प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग। तो बेटा ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसके? केमिकल रिएक्शन के। क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या है? Chemical reaction are the processes in which new substances with new properties are formed. The new substances formed have entirely different properties from their constituents, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब बेटा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में ना एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। अगर बेटा मेरे पास है H2 और O2, तो वो मुझे मिलके H2O ही देंगे, CO2 नहीं दे देंगे कि भैया हाइड्रोजन जो है वो कार्बन में चेंज हो गया। ऐसा नहीं होता है। देखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms take place in a chemical reaction. तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले अलग अलग थे, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा O2, ये रहा H2। इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रीअरेंजमेंट हुआ है, कोई नई चीज नहीं बनी है, कोई नया एटम, कोई नया एलिमेंट नहीं बना है, ठीक है बेटा। तो केमिकल रिएक्शन तो हमारा हो गया। अब केमिकल इक्वेशंस क्या है? इन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस बेटा सिंबल्स और फॉर्मूलाज का यूज करता है, क्या करने के लिए? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substances involved is known as chemical equation. अगर बेटा मैं एक स्टेटमेंट कहती हूं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, तो मैं लिख सकती हूं कि H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। तो बेटा मैंने उस केमिकल रिएक्शन को इस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, ये सब आपको क्लियर हो गया। तो चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बेटा बात ये आती है कि हमारे आसपास ना हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जैसे कि बेटा मैं हमेशा कहती हूं कि साइंस हर जगह है, बस देखने की जरूरत है। तो बेटा हमारे आसपास हर जगह कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। अब हमें कैसे पता कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, वो एक केमिकल रिएक्शन है?
हम उसके पास जाएंगे थोड़ी ना, भैया जरा बताओ तुम केमिकल रिएक्शन हो कि नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो बेटा हमारे पास कुछ अस्त्र होते हैं, हमारे पास अस्त्राज होते हैं ये पता करने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो बेटा कौन से अस्त्र हैं? हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? तो सबसे पहले हमारे पास गैस अस्त्र है। ठीक है, तो बेटा अगर कभी किसी भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है तो हम क्या बोलते हैं कि जी हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि बेटा Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, ये बेटा हमारी हाइड्रोजन गैस है जो कि इवॉल्व होती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जी हाँ ये एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बेटा एक वो सॉलिड होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान सेपरेट आउट हो जाता है। अब इससे पहले कि कोई कहे कि मैम हम अगर पानी में रेत का घोल देंगे तो रेत भी तो सेपरेट आउट हो जाती है, वो भी तो एक सॉलिड है, तो क्या सैंड भी प्रेसिपिटेट है? तो बेटा प्रेसिपिटेट तब बनता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। सैंड और पानी को मिक्स करते हैं तो केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना होता है। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बहुत अच्छे से जानते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करते हैं तो बेटा KNO3 देते हैं और PbI2 का हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर बेटा हमारा CuSO4 ब्लू कलर का होता है, जब हम उसको Fe के साथ रिएक्ट कराते हैं तो FeSO4 बनता है जो ग्रीन कलर का है, तो कलर चेंज हो गया हमारा ब्लू से ग्रीन। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है और हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन स्टेट, HCl बेटा गैस, NH3 गैस, ये दोनों हमने गैसेस ली, इनका रिएक्शन कराया तो हमें NH4Cl के बेटा क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं और वो क्या होते हैं? क्रिस्टल्स तो सॉलिड ही होते हैं। तो बेटा इन अस्त्रों की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि जी हाँ ये पर्टिकुलर रिएक्शन या फिर ये पर्टिकुलर चेंज एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है बेटा, अब अगर ये क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं आगे और केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेटा वो होती है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है ना वो दोनों तरफ सेम है। मैंने क्या कहा? अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रही हूं तो लेट अस सपोज बेटा Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ठीक है, यहां पे मेरे पास अलग अलग कौन से एटम्स हैं? एक जिंक है तो यहां भी एक जिंक है, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, चार ऑक्सीजन। तो बेटा इस केमिकल इक्वेशन में अलग अलग एटम्स दोनों तरफ इक्वल है, एक जिंक, दो हाइड्रोजन इक्वल है, तो ये क्या हो गई? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब अनबैलेंस में क्या है? सही पकड़े हैं, इसका उल्टा कर दो, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पे डिफरेंट एटम्स जो हैं वो अनइक्वल नंबर में है। जैसे कि बेटा H2 plus O2 gives H2O, तो भैया यहां पे दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन बट एक ही ऑक्सीजन है, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई क्योंकि डिफरेंट एटम्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट्स के वो अनइक्वल नंबर में हैं। तो हमें बेटा इक्वेशन कैसी चाहिए? हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। पर क्यों चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन? हमें बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए बिकॉज वी नीड टू फॉलो या फिर वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोइन एल लवॉइजियर महाशय ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है बेटा कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में भी होगा। तो बेटा अगर मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है H2 plus O2 gives H2O, तो बेटा ये क्या है? मेरे
ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं जो बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो बेटा रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स बेटा रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसको आप सही पकड़े हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और उस नए सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहते हैं। तो एंटोइन एल लवॉइजियर ने अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्शन से पहले जितना मास है, यानी कि रिएक्टेंट्स का जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी होना चाहिए। और यही रीजन है बेटा कि क्यों हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब आप लोग बहुत अच्छे से इक्वेशन की बैलेंसिंग सीख चुके हैं, बट हम क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो आप लोगों को बेटा मैं एक इक्वेशन बैलेंस करके दिखाती हूं, आप लोगों को बाकी इक्वेशंस जल्दी से, मतलब बाकी इक्वेशंस की बैलेंसिंग जल्दी से रिवाइज हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले हमारा क्या मेथड होता है कि हमें यहाँ पे लिखना है LHS, हमें यहाँ पे लिखना है RHS, ठीक है, और जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं वो लिख लीजिए। हमारे पास बेटा Fe है, हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। अब LHS में कितने आयरन है, 1, कितने हाइड्रोजन, 2, कितने ऑक्सीजन, 1। RHS में कितने आयरन, 3, कितने हाइड्रोजन, 2, कितने ऑक्सीजन, 4। तो बेटा आइए अब हम बैलेंसिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 आयरन, यहाँ 3 आयरन, तो सिंपल सी बात है बेटा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, तो आयरन की जिंदगी सेट हो गई। बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन की, इसकी तो बल्ले बल्ले चल रही है जीवन में, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन में बेटा यहाँ 1, यहाँ पे 4, यहाँ हो गई गड़बड़, तो गड़बड़ को ठीक कर देते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे 4 लगा दो। बट जैसे ही यहाँ 4 लगाया तो हाइड्रोजन के जीवन में उथल पुथल मच गई, वहां पे क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया। क्यों, क्योंकि बेटा 4 2 होता है 8, तो पहले हाइड्रोजन 2 था, अब हाइड्रोजन 8 हो गया है, और यहाँ अभी भी 2 है, तो हमें इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लगा दिया 4। तो ये हो गई बेटा आप लोगों की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3Fe। देखो कैसे हुई बैलेंस, देखो 3Fe 3Fe, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो ये हो गई बेटा आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग हमारी रिवाइज हो गई है। अब बेटा जैसे हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन को इन डेप्थ में देखा, अब केमिकल इक्वेशंस को जरा देख लेते हैं। बैलेंसिंग देख ली, अब आइए देखते हैं बेटा कि हम उन केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कि भैया मैं केमिकल इक्वेशन देखूं और मेरे को दुनिया जहान की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस केमिकल इक्वेशन को देखकर मिल जाए। तो बेटा हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक द इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस एंड बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस इन विच द रिएक्शंस टेक प्लेस। तो बेटा फिजिकल चेंजेस आप बहुत अच्छे से फिजिकल स्टेट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सॉलिड के लिए S लिखेंगे, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस सॉल्यूशंस के लिए बेटा AQ लिखेंगे। उसके अलावा अगर किसी रिएक्शन में बच्चा प्रेसिपिटेट बनता है तो हम बेटा उस प्रेसिपिटेट के सामने, हमने ये रिएक्शन अभी पीछे देखा कि PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो इस प्रेसिपिटेट के आगे बेटा हम PPT लिख देते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट। और साथ में बेटा चेरी ऑन टॉप, सोने पे सुहागा, एक डाउनवर्ड एरो भी बना दो, इससे पता लग जाता है कि ये एक प्रेसिपिटेट है। अगर किसी रिएक्शन में बेटा गैस निकल रही है तो देखो जिंक और H2SO4 रिएक्ट करके बेटा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो यहाँ पे G तो लिखना ही लिखना है, और एकदम परफेक्ट करने के लिए इसको अपवर्ड एरो बना देंगे कि जी हाँ भैया ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट देखिए बेटा
टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन, बेटा हमारे पास दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस बेटा वो होते हैं जिनमें हीट अब्सॉर्ब होती है। रिएक्टेंट्स कहते हैं अगर चाहते हो ना हम रिएक्ट करें तो हमें दो इज्जत, हमें दो हीट। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट अब्सॉर्ब होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं वो मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट क्योंकि हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो हम प्लस हीट रिएक्टेंट्स की साइड पे लिखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा सही पकड़े हैं, हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होती है, तो बेटा रिएक्टेंट्स जो है मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं और क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो हम प्लस हीट कहां पे लिखते हैं, प्रोडक्ट की साइड पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कभी कभार बेटा कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि भैया जब तक 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, जब तक ये चीज नहीं डालोगे तब तक नहीं होगा, जब तक 2 बूंद इसकी नहीं डालोगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो कुछ रिएक्शंस बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में होते हैं कि ये कंडीशन प्रोवाइड करोगे तभी रिएक्शन होगा। तो बेटा ऐसे में हमें केमिकल इक्वेशंस में उन कंडीशंस को भी मेंशन कर देना चाहिए। रिएक्टेंट मुझे प्रोडक्ट दे रहा है तो बेटा इस एरो के ऊपर पूरी राम कथा लिख दो कि ये टेम्परेचर, ये चीज डालनी है, ये कैटलिस्ट डालना है, सब कुछ लिख दो। तो इससे भी हमारी जो इक्वेशन है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन सकती है। ठीक है बेटा, ये सब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आइए बेटा देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा जो केमिकल रिएक्शंस हमने देखने हैं वो है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए बेटा एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट देते हैं, उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसको बेटा हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, A + B gives AB। और ये बेटा आपके सामने एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होके केवल एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टे होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट देते हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स देता है। देखिए, those reactions in which a compound breaks or decomposes into 2 or more simpler substances are known as decomposition reactions। जैसे कि बेटा आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास जो कि टूटकर हमें 2 प्रोडक्ट्स दे रहा है। एक रिएक्टेंट टूटकर डीकंपोज होकर 2 प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो ये कैसा हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया। और जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों को कहा कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि बेटा मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है A + B gives AB, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मेरा डीकॉम्पोजिशन क्या हो गया, AB बेटा डीकंपोज होके टूट के मुझे A + B देता है। ये कैसा है बच्चा रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा आगे चलते हैं और देखते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स बेटा आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और आप लोगों को ये रिएक्शंस बेटा अच्छे से लर्न कर लेना है कि FeSO4 बेटा डीकंपोज होके Fe2O3, SO2 और SO3 देता है। और साथ ही में बेटा एक और इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन जो लर्न करना है वो है लेड नाइट्रेट टूटकर डीकंपोज होके PbO, NO2 और O2 देता है। और बेटा जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो ऐसे ब्राउन फ्यूम्स की तरह निकलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, अब बेटा हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में ये देखेंगे कि कोई भी चीज बेटा पड़े पड़े नहीं टूट जाती। आपकी मम्मी का जो फेवरेट कप है ना वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक आपका उसमें हाथ नहीं लग जाता या कोई बॉल नहीं लग जाती जाके। वैसे ही बेटा कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस खुद से नहीं टूट जाता, उसे एनर्जी देनी पड़ती है। और बेटा
डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस कराने के लिए हम एनर्जी 3 तरीके से दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हैं। तो जब बेटा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उन्हें थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस कहा जाता है, और एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जब बेटा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए मतलब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ बेटा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जब बेटा किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, डीकंपोज करने के लिए एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो उसे कहा जाता है बेटा फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस। और उसके एग्जांपल्स ये रहे, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे रिएक्शंस हैं दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात। चलिए आगे। अब अगर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गया है तो आइए बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी के घर में घुस के, जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं ना, एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के कंपाउंड से बाहर निकाल देता है। जैसे बेटा मेरे पास CuSO4 है और Fe है, ये रिएक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे क्या मिलेगा? FeSO4 प्लस Cu। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो कॉपर को उसी के कंपाउंड में से बेटा धक्का मार के बाहर निकाल देता है। ठीक है, समझ आया? ओके, ये है आप लोगों के सामने बेटा कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेटा CuSO4 है और जिंक है, जिंक मेरा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ZnSO4 बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। CuSO4 और बेटा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, MgSO4 बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। तो इससे पहले कि कोई सवाल पूछे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये मेटल कम रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो बेटा इन सारे सवालों का जवाब देती है आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज। ये है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज कर रखा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब ऊपर वाला मेटल बेटा नीचे वाले मेटल्स से ज्यादा रिएक्टिव है। ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर बेटा मेरे पास आयरन है, आयरन है मेरे पास, आयरन बेटा अपने से नीचे सारे मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि आयरन इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। बट आयरन अपने से ऊपर वाले मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि आयरन इन सब से कम रिएक्टिव है। तो ये है बेटा आप लोगों के लिए रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। उसके बाद बेटा हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो बच्चे इसका मतलब जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम बता देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यानी कि बेटा मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, BaCl2 है और Na2SO4 है। BaCl2 में बेटा आयंस हैं Ba+2Cl-, Na2SO4 में बेटा Na+ है, SO4 2- है। तो ये है आयंस। तो बेटा इन दोनों कंपाउंड्स में आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएंगे। ये Ba+2 माइनस वाले के पास जाके BaSO4 बनाएगा, एक्सचेंज हो गया। ये Cl- प्लस वाले के पास जाके NaCl बनाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गए? देखिए, these reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे, ये आप लोगों के सामने कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं।
और फिर बेटा हम एक छोटू से टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है भैया, ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोल देते हैं। ठीक है भैया, चलो फिर आगे अब चलते हैं बेटा हम अपने रिडॉक्स रिएक्शंस पे। रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने से पहले देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर दोनों। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे देखिए बेटा यहां कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है पर यहां कॉपर के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। यहां पे बेटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहां कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एक तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। यहां पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां कार्बन के पास ऑक्सीजन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के साथ साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया। दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर बोथ, तो ये होता है बेटा रिडक्शन। और ऐसे रिएक्शंस बेटा जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली साथ ही में हो रहा होता है उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए बच्चा, यहां पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। यहां पे बेटा हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो बेटा इस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो बेटा इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो रिडॉक्स रिएक्शन समझ आ गया बेटा। तो दो छोटी छोटी टर्म्स देख लेते हैं जो कि हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो सामने वाले की मदद कराते हैं ऑक्सीडेशन करने में। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो सामने वाले की मदद कराते हैं रिडक्शन करने में। तो बेटा अगर मेरे पास ZNO है, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो गई? ZNO की। बट इसकी रिडक्शन कराने में मदद किसने करी? कार्बन ने। तो कार्बन हो गया बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो किसकी ऑक्सीडेशन हो गई? कार्बन की। और इसकी ऑक्सीडेशन कराने में मदद किसने करी? ZNO ने। तो ZNO क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये बात क्लियर हो गई बच्चा? समझ आ गया? तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अब हम ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स देखते हैं इन डेली लाइफ, और आपको फोटो से ही देख के पता लग रहा होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा कोरोजन एंड रैंसिडिटी। मैं किन दो टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी? कोरोजन एंड रैंसिडिटी को। तो बेटा कोरोजन क्या होता है? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रैंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन बेटा कुछ ऐसा सा दिखता है जिसमें क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस। तो बेटा कोरोजन क्या होता है? मेरे पास बेटा लेट अस सपोज एक चमकता धमकता मेटल है। इस मेटल के आसपास बेटा एक गैंग चक्कर लगा रही है, और उस गैंग के गुंडे कौन है? एयर है और मॉइस्चर है। तो बेटा ये जो गैंग है ना, ये इस मेटल पे अटैक करती है और इस मेटल पे मेटल ऑक्साइड की लेयर बनना शुरू हो जाती है। अब आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जो गेट पे जंग लगा होता है या कील पे जंग लगा होता है, वो जो लेयर है ना वो झड़ती रहती है, चिपकी नहीं रहती, झड़ती रहती है। तो बेटा जैसे ही मेटल ऑक्साइड की लेयर बनी, कुछ टाइम बाद बेटा ये लेयर झड़ जाएगी और नीचे से निकल आएगा फिर से चमकता धमकता मेटल। फिर से ये गैंग अटैक करेगी, इस पे ऑक्साइड की लेयर बनेगी, ये लेयर झड़ जाएगी, फिर से बेटा मेरा शाइनी मेटल एक्सपोज हो जाएगा, फिर से ऐसा होता रहेगा। और बेटा एक टाइम आएगा कि मेरा मेटल जो है बिल्कुल ऐसे 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 पतला होता रहेगा। एक टाइम आएगा कि मेटल हमारा खत्म ही हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही लिखा है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और द केमिकल्स। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा
आयरन के कोरोजन को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। और आप जानते हैं कि आयरन में बेटा वही हमारी गैंग, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O बनाती है, जो कि हमारा रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर बेटा हम सिल्वर की कोरोजन की बात करें तो सिल्वर जो है बेटा वो एयर में प्रेजेंट H2S के साथ रिएक्ट करके Ag2S की ब्लैक लेयर बना लेता है। ये ऐसे हो जाता है बेटा, चमकता धमकता सिल्वर बिल्कुल काला हो जाता है कुछ टाइम बाद। अगर बेटा कॉपर की कोरोजन देखें तो कॉपर बेटा वाटर मतलब मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuCO3.CuOH होल ट्वाइस बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेता है, जो कि ग्रीनिश कलर की कोटिंग होती है। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं कि कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन। बेसिकली बेटा हमें इस मेटल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, गैंग के अटैक से बचाना है। तो हमें क्या करना है, इस मेटल के आसपास एक सेना को खड़ा कर देना है। ये सेना कैसे आ सकती है, पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीजिंग से, गैल्वेनाइजेशन से। गैल्वेनाइजेशन क्या है, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। तो बेटा कोरोजन हो गया। अब आते हैं रैंसिडिटी पे। रैंसिडिटी क्या होती है बेटा, खाने में प्रेजेंट जितने भी फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है हवा की वजह से, और उनकी स्मेल गंदी हो जाती है, टेस्ट गंदा हो जाता है, और इस फिनोमिना को बेटा रैंसिडिटी कहा जाता है। व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज्ड by the oxygen or air, their oxidation produces products। वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता है जिनका स्मेल गंदा है, जिनका टेस्ट गंदा है। When the fats and oils present in the food get oxidized, they develop unpleasant taste and smell, और इस फिनोमिना को बेटा रैंसिडिटी कहा जाता है। रैंसिडिटी को बेटा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रैंसिडिटी हो रही है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो अगर हम बेटा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें। एंटीऑक्सीडेंट्स भैया क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन को होने से रोकेंगे, तो रैंसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा, प्रिवेंट हो जाएगी। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो बेटा कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है हमारे BHA या BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। नेक्स्ट तरीका है बच्चा कि आप जो है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब लेस का पैकेट खोलते हैं उसमें से 2 चिप्स के टुकड़े निकलते हैं तो एक अजीब सी ना हवा सी भी निकलती, स्मेल सी आती है, मतलब अजीब सा कुछ फील सा होता है ना कि हवा सी निकली है। वो क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन गैस होती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन आसपास ना मंडरा पाए और ऑक्सीडेशन ना कर पाए और रैंसिडिटी ना हो। तो रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स विद नाइट्रोजन गैस। व्हेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय नाइट्रोजन गैस, इसका मतलब है कि आसपास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रैंसिडिटी बच जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, आप खाने को फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज का टेम्परेचर लो होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करता है। ठीक है, रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट तरीका है कि आप जो है वो जो टपरवेयर के डब्बे होते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर्स, हमारी मम्मी हमारे से ज्यादा वो टपरवेयर के डब्बों से प्यार करती है, तो बेटा वो एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होता है, एयर टाइट है, बिल्कुल बहुत ही कम एयर होगी आसपास, तो ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो हो जाएगी, तो इससे हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो इसी के साथ बच्चा हम आ गए हैं अपनी लास्ट की स्लाइड पे। मैंने पूरी कोशिश करी कि इस चैप्टर में से कोई भी कॉन्सेप्ट को ना छोड़ूं, और सभी को बेटा मैंने काफी अच्छे से डिस्कस करा है इन द टाइम गिवन टू अस। तो बेटा आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टाटा बाय बाय, सायनारा बच्चों।